भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं और खास करके जो तमाम गवाह न्यायिक जांच आयोग के सामने जो गवाही दे रहे हैं उससे कई चीजें निकल करके सामने आ रही है। जो भरत भूषण तिवारी की भाभी हैं सुमन देवी, उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा सत्यनारायण चौधरी ने दिया, मंटू कमकर ने वहां पर जाकर बयान दिया और उनसे कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आई है जो सीधे सीधे इशारा कर रही है उस एनकाउंटर के फर्जी होने पर। तो आखिरकार क्या वाकई ये सब कुछ जो हो रहा है और आज जिस तरीके से बयान दर्ज किए गए हैं, आज और कल कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं, तो उस बयान में भी कई चीजें ऐसी निकल करके आ रही है जो इशारा कर रही है कि भरत भूषण तिवारी जो एनकाउंटर हुआ है उसमें अब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने वाली थी। ये बयान क्या थे, इसके पीछे क्या सब चीजें चल रही है, सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हाँ, भरत भूषण तिवारी जो एनकाउंटर हुआ उसमें उनके भाई चंदन तिवारी दिल्ली में जाकर के डेरा डालते हैं, उसके बाद फिर अब न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश होते हैं, यहाँ पर अपना बयान दर्ज कराते हैं। इससे पहले उनकी पत्नी और भरत भूषण तिवारी की जो भाभी है, बड़ी भाभी सुमन देवी, उन्होंने बयान दर्ज कराया। अब सुमन देवी ने जो कुछ खुलासे किए वो जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब एनकाउंटर हो रहा था तो उससे पहले गांव वालों ने भी और जो परिवार वाले हैं भरत भूषण तिवारी के जो परिवार वाले, उन्होंने इजाजत मांगी पुलिस अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप हमें मिलने का मौका दीजिए, हम सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने तो जैसे पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि एनकाउंटर तो करना ही है, यहां तक कि जब गोली मारी गई है तब भी परिवार वालों ने कहा कि हमें बात करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इनका इलाज करवाइए। लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और साफ तौर से सुमन देवी का यहां तक कहना है कि वहां केवल पुलिस वाले ही नहीं थे, वहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। तो प्रशासनिक अधिकारी का वहां पर क्या काम? अगर वो सुलह सफाई कराने आए थे, जो आरोप लगा रहे हैं भरत भूषण तिवारी, उन आरोपों पर जवाब देने आए थे या उनको काम करने आए थे, तो फिर ये एनकाउंटर की नौबत क्यों आई? और वो भी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में। भाई कहीं अलग ले जाकर के पुलिस वाले कुछ एनकाउंटर कर दें या फर्जी तरीके से कुछ कर दें, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरह का एनकाउंटर हो जाना बड़े सवाल खड़े करता है। और इसके साथ ही एक और मामला निकल करके सामने आ रहा है कि आखिरकार भरत भूषण तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जिसके कारण एनकाउंटर करना ही एकमात्र रास्ता बचा, और वो फोन गायब कैसे हो गया? क्या उसे नष्ट कर दिया गया? क्या किया गया उस फोन के साथ? और ये बताया जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ था भरत भूषण तिवारी ने, और एक बड़े घोटाले की, करोड़ों सैकड़ों करोड़ घोटाले के खुलासे की बात कर रहा था भरत भूषण तिवारी। और यह भी कहा जा रहा है कि वो तमाम दस्तावेज, वो तमाम चीजें उनके फोन में मौजूद थी, और वो बताता भी था कि मेरे पास वो तमाम दस्तावेज हैं। तो क्या ये प्रशासनिक अधिकारी ये तय कर लेना चाहते थे कि उनका फोन भी नष्ट किया जाए या उसमें कोई एविडेंसेस है उनके खिलाफ तो उसे खत्म किया जाए? क्योंकि सुमन देवी ने जो बयान दिया है वो अब इन सब की तरफ इशारा कर रहा है। इससे पहले काशीनाथ तिवारी जो कि भरत भूषण तिवारी के पिता हैं, उनको भी पूरे दिन थाने में रखना, फिर यहाँ पे जो घर वाले मौजूद हैं उनको मिलने नहीं देना भरत भूषण तिवारी से। अगर घर वाले वहां पर मौजूद रहते, उनको वापस लेके आते भरत भूषण तिवारी को, या वहां खड़े होते, तो शायद एनकाउंटर की नौबत ही नहीं आती। लेकिन पुलिस वालों ने तो लगता है जैसे कि ठान लिया था। और क्या आखिरी मौकों में कहीं से फोन भी आया था? क्योंकि सवाल उस पर भी उठ रहा है कि आखिरी मौके पर फोन आया, कहीं से बातचीत हुई। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये तो देखने सुनने वाले बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा था और प्रशासनिक अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए थे। नहीं तो जब वो फेंका गया, जो अपने हाथ में हथियार लिया हुआ था भरत भूषण तिवारी ने, उसको वो फेंक देते हैं, सामने दरोगा है वो उसे उठा लेता है, उसके बाद उसे 50 मीटर दूर लेके जाया जाता है। ये बयान दिया सत्यनारायण चौधरी ने, जो कि प्रत्यक्षदर्शी है, वही जवनिया गांव में रहने वाले वो व्यक्ति हैं, साथ में मंटू कमकर हैं, वो सारे प्रत्यक्षदर्शी हैं। उनका कहना है कि सब कुछ हो गया, सरेंडर कर दिया, अपना रिवॉल्वर जो उनके हाथ में था वो फेंक दिया और पुलिस वाले ने उसे उठा लिया। उसके बाद सब लोग मिलकर के उनको घसीट के लेके जाते हैं 50 मीटर दूर, चारों तरफ घेरा बनाते हैं और उस घेरे के अंदर में गोलियां चलती हैं। 3 गोलियों की आवाज ग्रामीणों ने सुनी
हालांकि बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि 5 गोलियां लगी थी, 2 गोलियां रास्ते में जाते वक्त मारी गई। तो ऐसी क्या वजह थी कि किसी भी हालत में उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाह रहे थे पुलिस वाले? बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हैं, उनका हाफ एनकाउंटर होता है, लेकिन जब एक सरेंडर कर चुका युवक है, जो समाज सेवा की बात करता है, समाज हित की बात करता है, उससे जुड़े मुद्दे की बात करता है, उसकी हत्या करना आखिर वो कौन सी मजबूरी थी? क्योंकि 3 गोली लगने के बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो हाफ एनकाउंटर का प्लान कर रहे थे पुलिस वाले, कि ठीक है इसका भी हाफ एनकाउंटर कर देते हैं, फिर इलाज होगा, बाद में गवाही होगी। तो आखिरकार वो कौन सी बात थी जिसके कारण हाफ एनकाउंटर को फुल एनकाउंटर में बदलना पड़ा? एक सरेंडर करने वाले युवक को गोलियां मारी गई और यह तय कर दिया गया कि उसकी जान ना बचे। तो क्या वो प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे वो सारा निर्देश दे रहे थे? क्योंकि जब जज के सामने में जो न्यायिक जांच आयोग के जो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जज हैं, उनके सामने में जो बयान दिया गया उसमें साफ तौर से सारे बयानों का सार यही था कि एनकाउंटर में यह तय कर दिया गया कि वो किसी हाल में बचे ना। क्योंकि जब उन्हें गाड़ी में लेके जाया जा रहा था, एम्बुलेंस में नहीं बुलवाया गया। परिवार वालों ने कहा कि भाई एम्बुलेंस बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन एम्बुलेंस नहीं बुलाया गया, वो उन्हें पुलिस की गाड़ी में ही लेकर जाया गया। क्यों पुलिस की गाड़ी में लेकर के जाया गया? क्या पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि रास्ते में फिर गोली मारनी है? एम्बुलेंस में अगर जाते तो ये मौका नहीं मिलता। तो ये साफ तौर से इशारा इसी बात को लेकर के है, और जो तमाम गवाह दिए जा रहे हैं उसमें यही बात तय हो रही है कि एनकाउंटर तय था, पहले से उनकी हत्या की जानी थी, ये पहले से तय किया गया था। अब जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें साफ तौर से सबने कहा कि हमने जो देखा है वो सारे बयान हमने न्यायिक जांच आयोग के सामने दे दिए, और एक के बाद एक बयान से नई नई चीजें निकल करके आ रही है। लेकिन सारे बयानों में एक रूपता है, और एक रूपता किस बात को लेकर के है? एक रूपता इस बात को लेकर के है कि सरेंडर किया पहले भरत भूषण तिवारी ने, उसके बाद गोलियां चलाई गई और पुलिस की गाड़ी में उसको लेकर के जाया गया। 3 गोलियां यहां चलाई गई और 2 गोलियां बाद में चलाई गई। ये बयान में एक रूपता है। और खास तौर से जो न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी बयान आ रहे हैं उनको हम उसकी समीक्षा करेंगे, साक्ष्य जुटाएंगे। इससे पहले भी न्यायिक जांच आयोग बिलौटी गांव में जाकर के साक्ष्य जुटा चुके हैं, बहुत सी चीजें वो देख चुके हैं, वहां पर घटनास्थल को देख चुके हैं। और अब जाकर के जो है ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बयान हो रहे हैं, अभी तक कुल 11 लोगों के बयान हो चुके हैं, तो उन बयानों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि जांच को किस दिशा में आगे लेकर के जाना है। क्योंकि बार बार जो काशीनाथ तिवारी हैं, जो चंदन तिवारी हैं, जो आशा देवी हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें यहां पर न्याय मिलने की उम्मीद नहीं, हमें अदालत से ही न्याय मिलेगी। और चंदन तिवारी को भी मजबूरन यहां से अब जंतर मंतर जाकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमें यहां न्याय नहीं मिला तो हमें दिल्ली से न्याय मिलेगा और हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आखिरकार क्या वजह है कि बिहार पुलिस पर इन्हें भरोसा नहीं है, सम्राट सरकार पर भरोसा नहीं है? क्या न्यायिक जांच आयोग सही दिशा में काम करेगी? ये तमाम वो सवाल है जिसके आसपास पूरे जो भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला है वो घूम रहा है। और आने वाले दिनों में ये बात खुलकर के सामने आएगी, क्योंकि अब कई प्लेटफॉर्म पे, कई मंचों पर अब एक साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये मामला किसी तरीके से दबे ना। भरत भूषण तिवारी को न्याय मिले, इंसाफ मिले, उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले, इसको तय करने की जिम्मेदारी अब उनके परिवार वालों पर है, साथ ही उन जवनिया गांव के उन 70 विस्थापित फैमिली के ऊपर है, जिनके लिए भरत भूषण तिवारी ने अपनी आहुति दे दी। और अब वो लोग खुल करके भरत भूषण तिवारी के न्याय की जो अब ये आंदोलन चल रहा है, जो न्याय की मांग की जा रही है, उसमें खुल करके भरत भूषण तिवारी के परिवार वाले के साथ वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो बयान हो रहा है उसमें 4 बयान तो भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों के, बाकी जो बयान हो रहे हैं वो वही जवनिया गांव के विस्थापित हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। तो आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।